नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। देखिए साथियों, मैं हालांकि ये कल जो पेपर होने वाला है 12 मार्च 2025 को, उसकी रणनीति आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ये रणनीति तब तक लागू रह सकती है जब तक ये बोर्ड का पैटर्न लागू रहेगा। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है जो 10th में आने वाले हैं या जो 10th की परीक्षा कल देने जा रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए देख लीजिए, इसी के अनुसार हमें तैयारी करनी होगी। तो साथियों, अब देखते हैं कल का हिंदी का पेपर हम कैसे करें हल जल्द से जल्द, और 80 में से 80 अंक लाने लायक कैसे हो। कितना समय किस प्रश्न को देना है, किसका उत्तर कितनी पंक्तियों में लिखना है, इस बात का हम ध्यान करेंगे और हम ये तय करेंगे कि हमें इससे ज्यादा समय नहीं देना है। ठीक है साथियों, चलिए पहली और आखिरी बात ये इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए। आपको अपनी लेखन शैली बहुत अच्छी रखनी होगी। और कब रखनी होगी? विशेषकर बड़े प्रश्नोत्तर लिखने में आपको राइटिंग बहुत अच्छी रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, छोटे प्रश्नों में राइटिंग नहीं देखी जाती है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, फिक्स आंसर है, आपको नंबर फिक्स मिलेंगे इसलिए। और बड़े उत्तरों में आपकी राइटिंग देखी जाती है, इसलिए उस समय में आप अपनी स्पीड को कम किया कीजिए। जबकि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं विद्यार्थियों के साथ होती है। शुरू में स्पीड वो कम रखते हैं और जब बड़े प्रश्नोत्तर आने लगते हैं तब उनकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि उनकी लेखन शैली खराब हो जाती है और जिससे उनके अंक कट जाते हैं। तो साथियों, इसके लिए क्या करें? जब आप परीक्षा देने के लिए जाने वाले हैं उसे 2 घंटे पहले आप कम से कम एक पृष्ठ के दोनों तरफ है पहले से लेखन करके अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर ले। जैसे किसी भी गाड़ी को पहले स्टार्ट किया जाता है, सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं होती है, तो इसलिए पहले आप स्टार्ट करके छोड़ दें ताकि जब आप पेपर देने जाएं तब उस समय आपकी गाड़ी यानी आपकी स्पीड पहले से ही शुरू हो चुकी हो, तेज गति में बढ़ चुकी हो। तो शुरुआत तेज गति से करें और बाद में धीमे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ किस हिसाब से आते हैं साथियों? देखिए, प्रारंभिक जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के, जो कि 15 अंकों के होंगे, और 4 प्रश्न आएंगे आपके खालिस्तान के, जो कि व्याकरण के होंगे। देखिए, इसमें भी एक निश्चित क्रम है। क्या क्या किया गया है? पहले से लेकर चौथा प्रश्न व्याकरण का वस्तुनिष्ठ का आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याकरण से ही आएगा। फिर 5वां से लेकर के 12वां जो प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ में, वह क्षितिज नामक पुस्तक से आएगा, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित दोनों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे। फिर 13वां से लेकर 15वां प्रश्न, यानी 13, 14 और 15 तीन प्रश्न आएंगे, वो कृतिका से आएंगे, और तीनों ही प्रश्न तीनों पाठों से आएंगे। तो हमें तीनों पाठों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा, वो आएगा खालिस्तान, रिक्त स्थान जिसे हम कहते हैं। वो रिक्त स्थान आपके सारे के सारे 4 आएंगे, वो व्याकरण से आएंगे, वो चारों के चारों एक एक अंक के होंगे। इन्हें हमें किसी भी हाल में 19 प्रश्न है, ये टोटल कितने प्रश्न है? 15 + 4, ये टोटल प्रश्न 19 है। हमें इन्हें 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा करना होगा, और मुझे लगता है शायद आप इनको तो 15 मिनट में भी पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ उत्तर आ रहा है तो सही हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर रुक जाए, आंसर वहां नहीं लिखे। क्या पता पेपर करते समय भी हमारा दिमाग में एक्टिव हो जाता है, कोई प्रश्न हमें याद आ जाता है, तो इसलिए वहां खाली जगह छोड़ दें, क्रम से लिख लें। याद रखिएगा, खंड के साथ ही सारे प्रश्न होंगे। जैसे ये खंड ए है तो इसके सारे प्रश्न एक ही जगह पर होने चाहिए, सारे प्रश्न एक ही जगह होना चाहिए। लेकिन आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके कक्षा ए, बी, सी और डी, 4 आपके क्लास चलती है, 10th ए, 10th बी, 10th सी और 10th डी। आप बताइए, 10th ए का विद्यार्थी कोई जिसका नाम रजिस्टर में 10th ए में ही चल रहा है, हम दूसरी जगह थोड़ी बैठाते हैं, एग्जाम के अंदर दूसरी जगह नहीं बैठाते, हम उसी क्लास के साथ में उसको क्रम से अटेंडेंस अकॉर्डिंग बैठाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको खंड अगर ए है तो ए से बाहर निकाल के दूसरे खंड के साथ नहीं लिखना है, आपको खंड ए में ही लिखना है। हाँ, इसमें आप उनको आगे पीछे कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कोई प्रश्न नहीं आ रहा, बाद में करूंगा, तो आप लास्ट के अंदर उसके लिए खाली जगह छोड़ दें उसी खंड में। ठीक है साथियों, तो फिर देखिए प्रश्न है 3, अपठित गद्यांश, फिर है 4 अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश और पद्यांश को समझने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने काफी अच्छे से समझाया उसमें।
तो ये दोनों ही अपठित है, हमें इनमें 10-10 मिनट लेने का समय मिलेगा। 10 से 12 मिनट आप ले लीजिए, 12 नहीं तो 15 ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा लास्ट में कम पड़ जाएगा। आप 10 मिनट का एवरेज लगा के चलिए अपठित गद्यांश पद्यांश को। और पहले प्रश्न पढ़िएगा, बाद में पैराग्राफ पढ़िएगा। पहले प्रश्न पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में प्रश्न छप जाते हैं, पैराग्राफ पढ़ते समय वो वहां पर उत्तर वापस हमें तुरंत ध्यान में आ जाते हैं। फिर आगे चले, ये दोनों ही है, वे आएंगे, वो 6 अंक के होंगे। 6 प्रश्न 6 अंकों के, प्रति प्रश्न 1-1 अंक। यहां पर जितने भी ये प्रश्न आ रहे हैं अभी तक, ये सारे 1-1 अंक के थे, और अब आएंगे 2-2 अंकों के। फिर आता है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के प्रश्न नंबर 11 तक। प्रश्न नंबर 5 से लेकर के प्रश्न नंबर 11 तक साथियों, देखिए 5वां 6ठा प्रश्न आएगा, वह आएगा हमारे गद्य भाग में से। गद्य भाग का मतलब है अपने 6 पाठ में से 2 प्रश्न आएंगे, वो भी 2 अंकों के। लघुत्तरात्मक प्रश्न है। लघुत्तरात्मक का मतलब जिनका उत्तर हमें लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखना है। साथियों, आप ये जानना चाहते होंगे कि सर कौन सा प्रश्न हमें कितनी पंक्तियों में करना है, तो मैं ये सरलता से बता देता हूं। देखिए, फैक्ट वाला अगर कोई प्रश्न है तो वो तो निश्चित पंक्तियों में आएगा, उसमें तो कम ज्यादा हम नहीं कर सकते, फैक्ट है वो। लेकिन जो विचारात्मक है, जो भावात्मक है, उन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको करने हैं तो क्या कीजिएगा, वो प्रश्न जितने अंक का है उसको 3 से गुना कीजिए। मान लो 1 अंक का है कोई प्रश्न, तो 3 से गुना हमारे 1 अंक का तो इनमें आएगा ज्यादा से ज्यादा, अपठित में 1 अंक का, या फिर यहां पर आएगा पठित गद्यांश में। तो हमारे गद्यांश पद्यांश में 1-1 अंक के आएंगे जो विचारात्मक हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे, 1 को 3 से गुना कीजिए। बताइए कितनी पंक्तियों में लिखेंगे उस उत्तर को, 3 पंक्ति। ये 2 अंक वाले, ये कितनी पंक्तियों में लिखेंगे अगर विचारात्मक भावात्मक हो तो 2 को भी गुना कीजिए 3 से, कितनी पंक्ति आएगी, 6। यानी कुल मिलाकर के 6 से 8 पंक्तियों में आप 2 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद के अंदर इससे ज्यादा अगर आप बढ़ाएंगे ना तो आगे वाले प्रश्नों के उत्तर छूट जाएंगे, लास्ट में आपके है ना प्रश्न पत्र पूरा नहीं हो पाएगा। आप फिर कॉपी को पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन बोर्ड वाले आपको समय नहीं दे पाएंगे। फिर आगे चलते हैं, ये वाले प्रश्न जब होंगे तो आप इनको आसानी से हल करेंगे। 5वां 6ठा प्रश्न है गद्य पाठों से, 6 पाठों से आएगा। 6 के 6 पाठों के नाम आपको याद कर लेने हैं। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी, फिर उसके बाद लखनवी अंदाज, यशपाल, फिर उसके बाद मन्नू भंडारी, एक कहानी, यह भी 4 हो गए। फिर उसके बाद में 5वां यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, और फिर उसके बाद में आखिरी मैं क्यों लिखता हूं अंग्रेजी। ठीक है साथियों, इन प्रश्नों को इस प्रकार से आप याद कीजिएगा, पाठों के अनुसार तय करना है। फिर है पद्य भाग, तो पद्य भाग के प्रश्न है 7वां नंबर और 8वां नंबर प्रश्न। ये भी 2 अंक का है, आपको 6 से लेकर 8 लाइन तक में लिखना है आंसर इसका। दोनों प्रश्न है अलग अलग। फिर उसके बाद के अंदर पद्य भाग के 6 पाठों के नाम आपको याद होंगे, अगर याद है तो कमेंट में करके लिख दीजिएगा। फिर है प्रश्न 9वां और 10वां, ये आएगा कृतिका से। और ये कृतिका से अगर प्रश्न आएगा तो साथियों मुझे जहां तक लगता है कृतिका का जो प्रश्न 2 अंकों का आएगा, वो एक प्रश्न तो पक्का पक्का आपके जो है वो छोटे पाठ से आएगा शायद। अच्छा, मैंने इसमें मैं क्यों लिखता हूं बता दिया क्या, इसमें संस्कृति आएगा, सॉरी क्षमा कीजिएगा। गद्य भाग के अंदर है वह आखिरी पाठ है, वह संस्कृति है, भदंत आनंद कौशल्यायन जी का पाठ है। और जो मैं क्यों लिखता हूं है कृतिका का पाठ है। तो कृतिका के इन 3 पाठों में से पहला पाठ है आपके माता का आंचल शिव पूजन साय, दूसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, ये है आपके मधु कांकरिया का, और तीसरा पाठ आपके मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे जी का। तो इनमें से 2 प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक। फिर 11वां प्रश्न आएगा मुहावरे का, जिसका आपको अर्थ व वाक्य में प्रयोग करना है। याद रखिएगा, काफी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अर्थ का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, नहीं, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे 9-2-11 होना, सरल सा उदाहरण बता रहा हूं। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। कई विद्यार्थी लिख देते हैं पुलिस को देखकर चोर भाग गया, ये गलत है, चोर नहीं भागा है, भागना नहीं आएगा यहाँ पे आएगा पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, मुहावरे के अर्थ का नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं साथियों।
पठित गद्यांश, पठित गद्यांश और पद्यांश में आपको समय ज्यादा नहीं लेना है, जो आपके पढ़े हुए सीधा प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ करके आपको या तो उस गद्यांश पद्यांश में ही उत्तर मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आपको पाठ में पढ़ा हुआ है, आप वो जो याद है आपको वो उत्तर लिख दीजिए। तो ये पूरा 8 मिनट से ज्यादा हमें इनमें समय नहीं देना है, नहीं तो आगे प्रश्न उत्तर छूट जाएंगे। बड़े वाले प्रश्न नहीं छोड़ने हमें, बड़ी चीज है ये। तो ठीक है, फिर है गद्य निबंध प्रश्न आ गया। अब ये बड़ा प्रश्न आया है, तो ये देखो 3 अंकों का है, यहाँ पर ये 3 अंक लिखे हुए मैंने, 3 3 3, ये 3 अंकों के हैं। ये कवि लेखक परिचय, कवि परिचय अथवा में, देखिए अथवा में आने वाले प्रश्न है, ज्यादातर अथवा में दिए। इस बार बहुत अच्छी सुविधा आपके लिए, मुझे लगता है सभी विद्यार्थी आराम से 80 में से 80 अंक ला सकते हैं, पक्का है आ जाएंगे आपके। लेकिन थोड़ा संयम बरतिएगा, शुरुआत में स्पीड कीजिएगा, यहां तक आप अपनी स्पीड पूरी रखें, फुल स्पीड रखें। यहां तक 31 प्रश्न टोटल बन रहे हैं यहाँ पर, इन 31 प्रश्नों में स्पीड पूरी रखें। फिर यहां आते ही एक बार का पानी पी लीजिए, अपने आप को कंट्रोल में कीजिए, और फिर उसके बाद राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिए। यहां पर राइटिंग का थोड़ी स्पीड रख सकते हैं आप, इसमें थोड़ी स्पीड, लेकिन इनसे आधी स्पीड रखेंगे। इनमें फुल रखनी है, इनमें फुल रखनी है, इनमें थोड़ी कम करनी है। इनमें आप चाहे तो 70 की स्पीड रख सकते हैं, इसमें 100 की स्पीड, इसमें 70 की स्पीड। फिर इनमें आते आते अब यहां पर आपको ये पठित गद्यांश, इनमें क्या है 4 प्रश्न छोटे छोटे, इनमें आप चाहे वापस स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन इनमें अब आपको स्पीड कम करनी ही है साथियों। इन प्रश्नों में यहां से लेकर के यहां तक के प्रश्नों में आपको स्पीड कम करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि राइटिंग खराब होगी तो नंबर कटेंगे, और कहीं पर भी है ना ऐसे ऐसे बिल्कुल क्रॉस करके आप डॉट ना बना दे, 5-7 जगह डॉट हुए नहीं कि आपके नंबर कटे नहीं। और एक बात याद रखिएगा, आगे बताऊंगा थोड़ी सी देर में, गद्य का निबंध प्रश्न आएगा, गद्य पाठ से ही आएगा, अथवा में आएगा, यानी ऑप्शनल होगा। और ऑप्शनल जो है, मुझे लगता है इन गद्य के पाठों में सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ आ रहे हैं ना, तो उनमें एक तो बाल गोविंद भगत है। मुझे लगता है बाल गोविंद भगत का कोई बड़ा प्रश्न आएगा, और बड़ा प्रश्न या तो गृहस्थ सन्यासी थे, जो पहला पन्ना है पुस्तक का, उसमें पूरा जो पेरा लिखा हुआ है पैराग्राफ वो है, या फिर भगत जी के द्वारा जो धान की रोपाई का दृश्य है वो आ सकता है। ये 2 प्रश्नों में से भगत जी वाले पाठ में से बड़ा प्रश्न आ सकता है। साथ ही भगत जी वाले पाठ के अतिरिक्त आपको नौबत खाने में इबादत पाठ में से एक बड़ा प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसमें से मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम समन्वय का जो भाव है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब किस प्रकार से प्रकट करते हैं, ये बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो साथियों ये 3 प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनमें से आप देख लीजिएगा। मैं केवल आकलन कर सकता हूं, हो सकता है आए, और आशा है आएंगे। फिर आगे उसके बाद में पद्य पाठ में, पद्य पाठों के भी इसी प्रकार का निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो साथियों निबंधात्मक प्रश्न में पद्य पाठ है, उसमें 6 पाठ है, 6 पाठों में से 6 कविताओं में से कहां से आ सकता है सोचिए। मुझे जहां तक लगता है उत्साह कविता का प्रश्न पिछले वर्ष आ चुका है, अट नहीं रही है, उसके अंदर ऐसा कोई विशेष है नहीं कि जिसके लिए आप उसको याद करें, तैयार करें। वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है सारांश पूछ ले, लेकिन इनमें से भी मुझे कम लगता है। अब की बार मुझे जहां तक लगता है आत्मकथ्य कविता का मूल भाव आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो आत्मकथ्य कविता का जो मूल भाव है, बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आत्मकथ्य के अलावा संगतकार जो है, क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसा देगा जो बिल्कुल आउट सा हो, क्योंकि ये सबसे लास्ट पार्ट है, हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो संगतकार जो कविता है उसका भी मूल भाव या सारांश आप जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी बातें याद रखिएगा साथियों, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो फिर देखिए कृतिका, कृतिका के बाद में अब लेखक परिचय आप कर ही लेंगे। लेखक परिचय है, देखिए पिछली बार तुलसीदास जी का आ चुका है, तो मुझे लगता है कि इस बार लगभग है निराला जी और प्रसाद जी में से एक का कवि परिचय आ जाना चाहिए। वैसे हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अन्य को छोड़ दीजिए, भाई तुलसीदास जी को आप अगर छोड़ते भी हैं तो 5 ही कवि परिचय बचते हैं, और अथवा में आएगा लेखक परिचय, तो आपको लेखक परिचय याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि अथवा में एक करना, तो आप 5 कवि परिचय याद कर लीजिए तुलसीदास जी को छोड़कर। तुलसीदास जी सरल वैसे याद रहते हैं, लेकिन अदर 5 तो याद कर ही लीजिए, जिनमें प्रसाद और निराला भी याद होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे हैं जिनकी लगभग रचनाएं याद हो जाती है। हाँ, अब आपको याद करना होगा वो 2 की, लास्ट वाले, एक तो है मंगलेश डबराल जी की और कवि नागार्जुन की। तो वो मंगलेश डबराल और कवि नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो याद कर लीजिए, उनका जन्म सन, जन्म स्थान याद कर लीजिए, कोई उनका उपनाम हो वो याद कर लीजिए,
और उनका लास्ट पैराग्राफ जो कवि परिचय पुस्तक में लिखा हुआ है उसका लास्ट पैराग्राफ याद कर लीजिए, आपके 4 में से 4 अंक आ जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे चले, रणनीति बनाते हैं। कृतिका, कृतिका में से निबंधात्मक प्रश्न मुझे पक्का पक्का विश्वास है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में से ही आएगा। और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का सौंदर्य, चलायमान सौंदर्य, गतिशील सौंदर्य, वो प्रश्न आएगा। और ये मैंने आपको इसका वीडियो भी मैंने बना करके अभी कल ही अपलोड किया, आप देख लीजिएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ का जो है पूरा एक शानदार 25 मिनट का वीडियो। और ये पाठ अगर आप कक्षा में पढ़ेंगे ना तो कम से कम भी 5 दिन में पूरा होगा। कम से कम 5 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन भी लगेंगे। लेकिन मैंने मात्र 25 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा समझाया है, आप देखिएगा। उसमें एक छोटा सा शुरुआती है ना, गैंगटोक शहर, जहां पर रात्रि के समय जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, जादुई झालर चारों तरफ फैली हुई थी और वह जगमगा रहा था। ये वाला शुरुआती ये 2 लाइन छूट गई, बाकी पूरा एकदम समझाया हुआ है, तो देखिएगा आप। फिर है कृतिका के बाद है निबंध। निबंध साथियों कौन से आ सकते हैं? देखो साथियों, निबंध है एक तो स्त्री यानी नारी से जुड़ा हुआ आता है अक्सर। दूसरा युवाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान। तीसरा दो एक समस्यात्मक मुद्दे हैं वो आते हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है, इनमें से। और आतंकवाद तो है ही नहीं, अब वो तो आने का चांस कम लगता है, आतंकवाद का मुश्किल लग रहा है। जनसंख्या वृद्धि आ सकता है या मोबाइल आ सकता है। तो आप इनको याद कर लें। याद क्या करें, इनके शब्द देख लें बस। शब्द की कमी पड़ती है तो शब्द अंडरलाइन करें और उन शब्दों को उठा करके आप अन्य एक पृष्ठ पर लिख ले कल। ये ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप इन निबंधों के जिनके नाम बताए मैंने उनके एक बार पढ़ करके उनमें वो शब्द आप अंडरलाइन कर ले पेंसिल से और फिर एक पृष्ठ में लिख ले। 1 घंटे के अंदर ये काम हो जाएगा आराम से, और 1 घंटे में आपका निबंध का 6 नंबर का तैयारी पूरी हो जाएगी। चलिए फिर आगे, निबंध है वो लिख लें। प्रार्थना पत्र या पत्र ये कैसा आएगा? देखिए, पत्र तो सीधी सी बात है, ज्यादातर परीक्षा तैयारी पर अपने परिवारजन को किसी को लिखने का पत्र आता है। और प्रार्थना पत्र है वो आप लिखते आ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होगी, क्योंकि प्रधानाचार्य जी को लिखना होता है। या फिर एक आजकल और दूसरे तरीके से दिया जाने लगा है जिसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को देते हैं, उसमें प्रेषक प्रेषित ही आता है, बस इतना ही अंतर है। अंतर क्या है? आएगा वही सेवा में श्रीमान वगैरह वैसा ही लिखना होगा, बस ऊपर अपना पता लिखेंगे। जो अधिकारी भेज रहा है वो पहले अपना पता लिखेगा, मैं कौन हूं, उसमें पत्रांक भी लिख दिया जाता है। बाकी सेम वही फॉर्मेट है। और लास्ट के अंदर एक अंतर आएगा, लास्ट के अंदर जहां आप लिखते हो ना आपका आज्ञाकारी, वहां पर आएगा भवदीय। ठीक है साथियों, ज्यादा अंतर नहीं है, सेम वही आएगा, सेवा में श्रीमान करके लिख देंगे, फिर लास्ट के अंदर आप भवदीय लिखेंगे और ऊपर ही ऊपर स्वयं का पता। मान लो मैं खुद प्रधानाचार्य हूं और मैं किसी और को लिख रहा हूं, किसी अन्य अधिकारी को, जैसे थानेदार को लिख रहा हूं, हमारे परीक्षा केंद्र के ऊपर पुलिस बल की नियुक्ति के संबंध में लिख रहा हूं, तो मैं खुद प्रिंसिपल हूं, तो पहले पहले मैं अपना नाम पता वगैरह वो लिखूंगा। नाम पता का मतलब स्कूल का नाम आ जाएगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। प्रेषक, फिर नीचे प्रेषिति की जगह कई जगह प्रेषिति लिख देते हैं, कई जगह सेवा में करके फिर लिख देते हैं, और लास्ट में भवदीय लिखते हैं, इतना याद रखिएगा। दिनांक वगैरह सेम लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। फिर है प्रार्थना पत्र के बाद विज्ञापन। विज्ञापन की साथियों करना क्या है? देखिए, वैसे तो देखिए पेन है वह 2 उपयोग करना बिल्कुल वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं। तो एक ही पेन, एक ही इंक होनी चाहिए, एक ही टाइप का पेन। आप चाहे तो एक ही ब्रांड का ले, जैसे 3 रुपए वाला पेन ले लिए या 10 रुपए वाला ले लिए, कोई सा भी लीजिए, लेकिन पेन वही होना चाहिए। 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन पेन वही होना चाहिए। तो इस प्रकार, ताकि इंक चेंज ना हो, इंक चेंज लगे नहीं, तो आप उससे लिख लीजिए। डबल लाइन विज्ञापन की खींचे, ऐसे लाइन खींचे। और पेंसिल अलाउ है। आप विज्ञान में चित्र बनाते हैं, गणित के अंदर में भी आपको काफी सारे आरेख बनाने पड़ते हैं, वैसे ही आप हिंदी में भी ये जो आप बनाएंगे डबल लाइनिंग, इस डबल लाइन के बीच में 10-12 लाइन छोड़ दें विज्ञापन के लिए, और उस लाइन के बीच के अंदर जो आपने डबल लाइन के बीच में जगह छोड़ी है वहां पर आप पेंसिल कलर भर दें। आप जो हेडिंग शीर्षक लगा रहे हैं उस शीर्षक को भी आप कलर्ड कर दें पेंसिल कलर से। कौन से कलर से? पेंसिल कलर से। स्केच कलर नहीं ले जाएंगे, अलाउ नहीं है। पेंसिल तो अलाउ है तो हम पेंसिल कलर ले आए, क्या दिक्कत है? और याद रखिएगा, आसानी से कर सकते हैं, अच्छे अंक देंगे। हिंदी का अध्यापक बहुत सहृदय होता है और एक कलाकार का सा प्रेम उसके हृदय में रहता है, और इसीलिए वो आपकी कला को देख करके खुश होंगे और पक्का आपको नंबर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो और पक्का है मेरा विश्वास ठीक होगा, काफी सारी जगह पे मैंने ऐसे प्रयास किए हैं, इसलिए
आपको सफलता मिलेगी। प्यारे साथियों, मैंने लगभग सारा एवरेज आपको निकाल दिया। देखिए मैंने एवरेज पूरा लगाया, 90 मिनट है, वो प्रश्न 13 तक में हो जानी चाहिए, प्रश्न 13 तक हो ही जानी चाहिए शुरुआती 90 मिनट में। देख लीजिएगा, आपका जो प्रश्न पत्र है वह 8:30 बजे शुरू होगा, तो अब आप 8:30 से देख लीजिए, 8:30 से 9 और 9 से 10 बजे तक में आपके 13 प्रश्न हो जाने चाहिए होंगे। और 10 बजे के बाद के अंदर अब आपके बर्डन नहीं रहेगा, अब आपके 85 मिनट के अंदर बचे हुए प्रश्न हो जाएंगे। यानी अभी भी हमारे पास कम से कम मान करके चले 20 मिनट बाकी है। बचे हुए जो 20 मिनट है, हो सकता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, ये मैंने केवल आकलन लगाया है, मोटा मोटा अनुमान है, लेकिन ये शुरुआत वाली स्पीड आपको रखनी ही है। कोशिश करें, इसमें राइटिंग नहीं कटेगी, इसमें राइटिंग कटने के चांसेस कम है। आप इनको थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा बीच में 2 अंकों वाले में, और बाकी वापस स्पीड करके, और यहां पर आकर के आप स्पीड कर लीजिए इनमें, और फिर वापस से स्पीड कम कीजिए, और अच्छी राइटिंग में काट छांट न करें। अगर आपने ये प्रार्थना पत्र और ये विज्ञापन, देखिए साथियों, ये यहां तक का जो भाग है वो अपने तीसरे में आ गया है, खंड 1 और आ गया, खंड द, यहां पर ये खंड द आ जाता है। जो खंड द का भाग आएगा, ये खंड द के भाग को आप कोशिश कीजिए कि प्रार्थना पत्र और विज्ञापन ये पहले कीजिए, और इनमें अगर आपके पूरे में से पूरे अंक आ गए, इनमें पूरे में से पूरे आपके अगर चार इसमें आ गए, तो इसमें पक्का है गुरुजी 6 नंबर दे देंगे। लेकिन इनमें अगर आपके थोड़ा सा अंक कट गया, मान लो 3.5 आ गया, और इसमें भी अगर मान लो आपने कोई गड़बड़ कर दी, जल्दबाजी कर दी, 3.5 आ गया, पक्का है इसमें गुरुजी आपके नंबर काट देंगे। समझ गए होंगे साथियों, मेरी जो है मन की इच्छा है, दिली इच्छा है, तमन्ना ऐसी है कि आपके पूरे में से पूरे अंक आए। कोशिश करें, पूरा प्रयास करें साथियों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरा प्रयास आपके लिए है। और मैं कहता हूं ना कि आपका अपना चैनल है, वो इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये चैनल आपको लाभ जरूर देगा, हिंदी विषय आपका सुधारेगा। अभी मैंने क्लासें बड़ी जो है कक्षाओं के लिए बनाई है, और आगे आने वाले समय में छोटे बच्चों की भी क्लास को बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी पूर्वक और समझाते हुए मैं बनाऊंगा। तो इसीलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।